राहुल सांकृत्यायन विरचित लहासा की ओर शीर्षक पाठ की चर्चा पूर्व के विजुअल में भी की गई है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे लेखक चोरी छिपे तिब्बत में दाखिल होते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा चाय बनाने का क्या तरीका था, हथियार संबंधी नियम कानून वहाँ कैसे थे, लेखक के स्थानीय दोस्त कौन थे, वहाँ की भौगोलिक संरचना या भौगोलिक बनावट कैसी थी, कैसे पर्वतों पर चढ़ने में इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जानवरों के प्रति लेखक का दृष्टिकोण क्या था। इन सारी बातों पर चर्चा पूर्व के विजुअल में की गई है। आगे जहाँ से हमें आप लोगों को बताना समझाना शेष है वो है वहाँ के मजदूरों की स्थिति, धर्म की मान्यता इत्यादि के संबंध में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ के तिब्बत में लिखा गया है इस पाठ में कि वहाँ मजदूर बेगार में मिल जाते थे, यानी वहाँ गरीबी इतनी थी, वहाँ लाचारी इतनी थी कि खेतों में काम करने के लिए मजदूर जो होते थे वह बेगार का मतलब होता है बिना पे किए, बिना रुपया पैसा दिए, बिना मजदूरी दिए मजदूर मिल जाते थे। और वहाँ जिनके पास भूमि का टुकड़ा होता था, जो ज़मीन मालिक होते थे, वहाँ के लोग उनको जागीरदार कहते थे। जैसे हम लोगों के यहाँ ज़मींदार वगैरह सब प्रचलित है, तिब्बत में जिनके पास ज़मीन होती थी, जो ज़मीन मालिक होते थे, उनको जागीरदार कहा जाता था। और जागीरदारों को मजदूर अपने खेतों में काम कराने के लिए, उसके लिए उनको पैसा नहीं देना पड़ता था, बेगार में मिल जाते थे। सिर्फ खाना खिला दीजिए, खेतों में आकर के मजदूर काम कर देते थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ की स्थिति क्या रही होगी, कितनी गरीबी थी, कितनी अधिक लाचारी थी, कितनी अधिक बेबसी थी कि मजदूरों को लोगों के पास खाने तक के लिए अनाज नहीं था, खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और इस लिहाज से कि हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, लोग जाकर के खेतों में काम कर दिया करते थे। एक और बात थी वहाँ कि ये जागीरदार अपने खेतों में जाया भी नहीं करते थे। खेती का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह देखने के लिए जागीरदार अपने खेतों में नहीं जाते थे। यह काम था नमसे के टीम में। नमसे वहाँ उन लोगों को कहा जाता था जो बौद्ध मठ के पुजारी हुआ करते थे, यानी बौद्ध मठ की देख रेख करने वाले जो पुजारी हुआ करते थे उनको नमसे कहा जाता था। और वहाँ बौद्ध धर्म की मान्यता थी, बौद्ध धर्म की मान्यता थी, और बौद्ध धर्म के ही तीर्थ स्थल वहाँ पर अधिक थे। और ऐसे मठों को वहाँ विहार कहा जाता था। बौद्ध मठ वहाँ बहुत अधिक मिलते थे, बौद्ध मठ वहाँ बहुत अधिक थे, और उन मठों को वहाँ विहार कहा जाता था। अब नाम याद रखिएगा, बौद्ध मठों को विहार कहा जाता था, और मठ के जो पुजारी हुआ करते थे उनको नमसे कहा जाता था। जागीरदार वे लोग होते थे जो ज़मीन मालिक होते थे, और जागीरदारों के खेती का काम नमसे जा कर के देखा करते थे। कभी कभार जा कर के देख लिया करते थे कि खेतों में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मजदूरों की स्थिति वहाँ इतनी दयनीय थी कि जो इनको खाना खिला देते थे इनसे काम कराने के बदले में, उनको ये लोग भगवान का दर्जा देते थे, उनको ये लोग भगवान जैसा मानते थे। लेखक के स्थानीय दोस्त जो थे सुमति, जिनकी जाति मंगोल थी, तो वहाँ जहाँ ये लोग ठहरे थे, जहाँ इन लोगों को पहले चाय के साथ सत्तू मिला था खाने के लिए, फिर बाद में बताया हमने कि उनको वहाँ का एक स्थानीय भोज्य पदार्थ थोड़पा जिसको कहा जाता है वो खाए थे ये लोग। तो वहाँ इनके कुछ यजमान थे, जैसे हम लोगों के यहाँ पंडित जी लोग होते हैं और पंडित जी लोगों के यजमान होते हैं, तो वैसे ही सुमति के वहाँ कुछ यजमान थे। और सुमति ये चाहते थे कि हम अपने यजमानों के यहाँ जा कर के डाँड़ा बाँटें। जैसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पंडित जी लोग जनेऊ वगैरह दिया करते हैं, तो वैसे ही वहाँ कुछ रहा होगा। तो डाँड़ा बाँटने के लिए सुमति जाना चाहते थे,
लेकिन लेखक उनको रोक रहा था, लेखक उनको जाने नहीं दे रहा था। सोच रहा होगा लेखक कि हम यहाँ अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए सुमति हमारे साथ ही रहें। लेकिन तभी जिस बिहार में ये लोग ठहरे हुए थे, जिस बौद्ध मठ में ये लोग ठहरे हुए थे, वहाँ लेखक को बौद्ध धर्म की हस्तलिखित पोथियाँ, बौद्ध धर्म की हस्तलिखित किताब कुछ वहाँ मठ में दिखी, जिनकी संख्या आपकी पाठ्य पुस्तक में बताई गई है कि 103 थी। आप याद रखिएगा, 103 बौद्ध धर्म की हस्तलिखित पोथियाँ, पुस्तकें थीं। और एक पुस्तक का वजन बताया गया है 15 सेर, 15 सेर के आसपास बताया है। सेर पुराने मापतौल के मापक हैं। एक सेर का मतलब करीब करीब आधा किलो के आसपास होता है। इस लिहाज से एक किताब का वजन 7 साढ़े 7 किलो के आसपास रहा होगा। लेखक को जैसे ही ये पुस्तकें देखने को मिली, पुस्तक प्रेमी था लेखक, तो वह उन पुस्तकों को पढ़ने में लग गया। और जब लेखक पुस्तकें पढ़ने में लग गया तो लेखक ने आराम से सुमति को कह दिया कि अब जा कर के आप अपना काम करके आ जाइए। सुमति अपना डाँड़ा बांटने के लिए चले गए और लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने लगा। अब जब लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने लगा तो अब लेखक के मन में ये बात आई कि सुमति देर से आए, यानी सुमति जल्दी नहीं लौटे। आमतौर पर क्या होता है कि यदि हम कहीं अकेले हैं, अनजान जगह है, यदि हमारा कोई मित्र, कोई साथी जा रहा है, तो हमारे मन में ये कामना होती है कि ठीक है, ज़रूरी काम है तो जाए, लेकिन जल्दी आ जाए। लेकिन अब जब लेखक को पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल गई तो लेखक के मन में ये धारणा आई, लेखक ने ये सोचा कि सुमति को भले आने में लेट हो, देर हो, लेकिन और लेखक ने खुद को लिखा है कि अब मैं उन पुस्तकों के भीतर था। आपसे परीक्षा में आशय स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है इस चीज़ को कि अब मैं उन पुस्तकों के भीतर था का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अब मैं उन पुस्तकों के भीतर था कहने का मतलब ये है कि लेखक उस पुस्तक को पढ़ने में मगन हो गया था, रम गया था। आराम से उस पुस्तक को पढ़ करके एक एक बातें, एक एक चीज़ जानने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, पढ़ भी रहा था और उसको उस पर रिसर्च भी कर रहा था। तो यही आशय है इसका कि अब मैं उन पुस्तकों के भीतर था कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक पुस्तक पढ़ने में एकदम रम गए थे, एकदम मगन हो गए थे। उनका मन कर रहा था कि हम इसका अधिक से अधिक अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें, और वह उन पुस्तकों की गहराई में खोते चले जा रहे थे, उसमें नीचे उतरते जा रहे थे। और उनकी ये हार्दिक इच्छा थी कि सुमति देर से आए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन सुमति थोड़ा जल्दी ही आ गए। ठीक है, तो ये थी लेखक के लहासा की यात्रा। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, हर बात में कुछ ना कुछ खोजते हैं, तलाशते हैं। लेखक भले ही वहाँ घूमने गया था, लेखक की हार्दिक इच्छा थी कि हम तिब्बत की यात्रा करें, घूमें, और वहाँ जाना प्रतिबंधित था। तो अपनी इच्छा के अनुरूप उसने छद्म वेश पकड़ा, भिक्षुक का वेश पकड़ा, और भिक्षुक का वेश पकड़ के तिब्बत में दाखिल हुआ। वहाँ के एक व्यक्ति से दोस्ती की, वहाँ के रीति रिवाज को जाना, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझा, वहाँ के नियम कायदे कानून के बारे में जानकारी की, वहाँ के धर्म वगैरह के बारे में पता किया। फिर जब उसे पुस्तकें मिली पढ़ने के लिए तो वह उसमें डूब सा गया। सबके बावजूद उसने अपनी मानवीयता नहीं छोड़ी। घोड़ा जब पर्वत पे धीरे धीरे चल रहा था, यह जानते हुए भी कि अनजान रास्ते पे हैं, हमारा मित्र हमसे बिछड़ जाएगा, फिर हमको आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, बावजूद इसके उसने जानवर पे अत्याचार नहीं किया, उसके प्रति अपनी सहृदयता दिखाई। तो ये और इन सारी चीज़ों की जानकारी, तिब्बत में क्या होता था, कैसे होता था, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें आज भी मिल रही है, या उस समय, उस ज़माने में भी जिसने पढ़ा होगा उस समय भी पढ़ करके ही लोगों को इन सारी बातों की जानकारी मिली। तो इस लिहाज से यात्रा वृत्तांत का जो, जैसा कि हमने कहा कि यात्रा वृत्तांत जो होता है, तो यात्रा वृत्तांत की यही विशेषता है कि ये वैसे लोगों को भी उस संबंधित जगह के बारे में सारा कुछ बता देता है, सारी बातें जानकारी देता है, सारी बातों की जानकारी दे देता है जो वहाँ घूमने नहीं भी गए। आगे के विजुअल में इस पाठ के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी।